दिल्ली सल्तनत विविध। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। ज्ञातव्य है कि कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो यानी कि चौगान का शौकीन था। इसी खेल के दौरान घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु भी हुई थी। सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों, जिन्हें उलेमा कहते थे, को सामूहिक रूप से दस्तार बंदान पगड़ी पहनने वाले कहा जाता था, क्योंकि वे सिर पर आधिकारिक रूप से पहनी जाने वाली पगड़ी धारण करते थे। राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा के लिए जोहर प्रथा का प्रचलन हुआ। इनसे संबंधित प्रश्न को भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था तुर्कों ने। ऑप्शन सी। भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। ज्ञातव्य है कि कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो यानी कि चौगान का शौकीन था। इसी खेल के दौरान घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु हुई थी। सूची 2, सूची 1, यहाँ पे सूचियाँ दी गई हैं दूसरे प्रश्न में। एक बार आप इसे ध्यान से देख लीजिए, हम सीधा इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। एक्सप्लेनेशन में है, राजधानी में आर्थिक मामलों की देखभाल के लिए दीवाने रियासत विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। दूसरा है यहाँ पे, फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया था। फारसी त्यौहार नौरोज को बलबन ने दिल्ली दरबार में प्रचलित किया था। अंग्रेज सर थॉमस रो मुगल शासक जहांगीर के काल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो ये थे नासरुद्दीन खुसरो शाह। ऑप्शन सी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नासरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। मुबारक शाह की हत्या के उपरांत खुसरो खां नासिरुद्दीन खुसरो खां की उपाधि धारण कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे अब्दुल रजाक तुर्की। ऑप्शन सी यहाँ पे सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन देते हैं। इब्न बतूता 1333 से 1347 जो कि मोरक्को का यात्री था, यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में, यानी कि जो कार्यकाल 1325 से 51 तक 1325 से 51 ईस्वी तक था, में भारत आया था। मार्को पोलो वेनिस इटली का प्रसिद्ध यात्री था। वो पांड्य शासक मारवर्मन कुलशेखर, जो 1268 से 1310 ईस्वी तक थे, के समय में भारत आया था। मार्को पोलो जो कि इटली का प्रसिद्ध यात्री था, वो पांड्य शासक मारवर्मन कुलशेखर के समय भारत आया था। ईरानी राजदूत अबुर्रज्जाक देवराय द्वितीय जो कि 1422 से 46 ईस्वी तक के शासनकाल में विजयनगर आया था। अबुर्रज्जाक जो ईरानी राजदूत था, अबुर्रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। नूनीज जो कि पुर्तगाल का यात्री था और अश्व व्यापारी था, इसने विजयनगर की यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम है? एक बार आप इसे देख लीजिए और सही उत्तर ढूंढिए। हम सीधा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रश्नगत यात्रियों का क्रमानुसार विवरण इस प्रकार है। अलबरूनी खीवा प्राचीन ख्वारिज्म का निवासी था। महमूद गजनवी की भारत विजय से पहले वह एक विद्वान तथा राजनायक के रूप में खीवा वंश के अंतिम शासक के दरबार में था। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय वह उसके साथ भारत आया था। इब्न बतूता 1333 से 1347 तक, यह मोरक्को अफ्रीकी का यात्री था। वह सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1325 से 1351 ईस्वी में भारत आया। मोहम्मद तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। बाद में 1342 ईस्वी में उसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा। इब्न बतूता ने रहला नामक पुस्तक में अपने यात्रा वृत्तांतों का वर्णन किया है। तीसरा है ट्रेवरनियर जो कि 17वीं शताब्दी में आया था। फ्रांसीसी यात्री ट्रेवरनियर ने शाहजहां के शासनकाल में अपनी यात्रा प्रारंभ की। यह पेशे से जोहरी था। इसने 6 बार पूर्व की यात्रा की। अपनी यात्रा का विवरण इसने द 6 वॉयजेस ऑफ जॉन बैप्टिस्टा टैवर्नियर नामक पुस्तक में किया है। चौथा है मनुची 1653 से 1708 ईस्वी।
यह इतालवी यात्री था। 14 वर्ष की अल्पायु में ही अपने गृह नगर वेनिस से भागकर एशिया माइनर और फारस की यात्रा करते हुए भारत पहुंचा। इसने शहजादा दारा शिकोह की सेवा में तोपची के रूप में नौकरी की। बाद में चिकित्सक का पेशा अपना लिया। स्टोरिया दो मोगोर या मुगल इंडिया 1653 से 1708 नामक संस्करण लिखा, जिसे 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, दस्तार बंदान कौन कहलाते थे? तो ये उलेमा होते थे। ऑप्शन डी। सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों उलेमाओं को सामूहिक रूप से दस्तार बंदान पगड़ी पहनने वाले कहा जाता था, क्योंकि वह सिर पर आधिकारिक रूप से पहनने वाली पगड़ी धारण करते थे। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कुलाहदारन कहलाते थे? ये थे सैयद। ऑप्शन डी। मुस्लिम धर्म में सैयद पीर आदि महत्वपूर्ण धार्मिक विचारकों का समूह है। राज्य द्वारा धार्मिक और न्यायिक अधिकारियों के रूप में नियुक्त पीर सैयद को सामूहिक रूप से दस्तार बंदान कहा जाता था, अर्थात टोपी या कुलह पहनने वाले। इनमें सैयद विशेष प्रकार की नुकीली टोपी पहनते थे, जिन्हें कुलाहदारन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 8, चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई? तो ये सदरुद्दीन मोहम्मद औफी। ऑप्शन सी द्वारा। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना सादुद्दीन मोहम्मद इब्न मोहम्मद औफी बुखारी द्वारा दी गई। इनकी पुस्तक का नाम है लुबाब उल अलबा। ये सादुद्दीन मोहम्मद इब्न मोहम्मद औफी बुखारी की पुस्तक है लुबाब उल अलबाब तथा जवामी उल हिकायत में ही इन्होंने दिशा सूचक यंत्र के बारे में संदर्भित किया था। जवामी उल हिकायत में ही इन्होंने दिशा सूचक यंत्र के बारे में संदर्भित किया था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज्य किया, उनके राज्य के सही कालक्रम का नीचे दिए गए कोड की सहायता से चयन कीजिए। तो यहाँ पे है रजिया सुल्तान के बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद हैं शेर शाह और उसके बाद अकबर। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर है। एक बार इनका शासनकाल देख लेते हैं। रजिया सुल्तान का 1236 से 1240 तक था। अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316 तक था। शेर शाह का 1540 से 1545 तक था और अकबर का 1556 से 1605 तक था। यहाँ पे सूचियाँ दी गई हैं। एक बार युद्ध और उससे संबंधित वर्ष को देख लेते हैं। सीधा हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। आप एक बार इसे मैच कराने की कोशिश करें। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर है। एक्सप्लेनेशन में चंदवार का युद्ध जो है वो 1194 में हुआ था। तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, जिसे राजछोस्तांगड़ी भी कहा जाता है। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो चांद बीबी अवध ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी। बाकी बहादुर शाह गुजरात से, रजिया सुल्तान दिल्ली और बाज बहादुर मालवा ये सही हैं। एक बार पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। चांद बीबी अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निजाम शाह प्रथम की पुत्री थीं, जिनका संबंध अवध राज्य से नहीं बल्कि अहमदनगर व बीजापुर से था। चांद बीबी का संबंध अहमदनगर और बीजापुर से था, जबकि बहादुर शाह का संबंध गुजरात से और रजिया सुल्तान का संबंध दिल्ली से तथा बाज बहादुर का संबंध मालवा से था। अतः विकल्प बी सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, कुतुब मीनार का निर्माण, पुर्तगालियों का भारत आगमन, फिरोज तुगलक की मृत्यु। ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कुतुब मीनार के निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जबकि इससे पूर्व इतुतमिश ने किया था। इसे पूर्ण इतुतमिश ने किया था। फिरोज तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गई थी और पुर्तगालियों का भारत आगमन 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो गई थी।
पुर्तगालियों का भारत आगमन 1498 ईस्वी में हुआ था वास्को डी गामा के नेतृत्व में। कृष्णदेव राय का शासनकाल 1509 से 1529 ईस्वी तक है, अतः विकल्प ए यहाँ पे सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। एक बार घटनाओं को देख लीजिए, इनका क्रम देखते हैं। उत्तर ए यहाँ पे सही है। 4, 3, 2, 1 एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई थी। अफगानपुर षड्यंत्र द्वारा उलुग खां यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को सुल्तान गयासुद्दीन की हत्या 1325 का दोषी माना जाता है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 51 तक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले गया। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित अवतरण पर ध्यान दीजिए। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था? तो ये इब्न बतूता था, ऑप्शन डी, जो कि अफ्रीका से आया था। 1271 ईस्वी में अपनी यात्रा प्रारंभ कर मार्को पोलो ने 14 वर्ष तक लगभग 24,000 मील की दूरी तय की। मंगोल शासक कुबलई खान से सहायता प्राप्त मार्को पोलो को यात्राओं में मध्य पूर्व, मध्य एशिया, चीन एवं मंगोलिया शामिल है। निश्चित रूप से मार्को पोलो शिखर यायावरों में से एक था, किंतु मोरक्को का इब्न बतूता भूभाग की लंबाई एवं विशालता की दृष्टि से मार्को पोलो से भी बड़ा घुमक्कड़ था। उसने दक्षिण अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण एवं पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया एवं चीन क्षेत्र के 44 देशों में लगभग 73,000 मील, लगभग 1,17,482 किलोमीटर की दूरी अपने 30 वर्षों की यात्री जीवन में तय की थी। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे के युग्मों में एक ओर प्राचीन और मध्य युग के राजाओं के नाम हैं और दूसरी ओर उनके वीर चित्त ग्रंथ हैं। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे महेंद्र वर्मन ने मत्तविलास प्रहसन लिखी थी। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर है। एक्सप्लेनेशन, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में आमुक्त माल्यद की रचना की थी। मत्तविलास प्रहसन की रचना पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। भोज ने सम्रांगण सूत्रधार एवं सोमेश्वर ने मान सोल्लास नामक ग्रंथ की रचना की थी। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में आमुक्त माल्यद की थी। मत्तविलास प्रहसन की रचना पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। भोज ने सम्रांगण सूत्रधार एवं सोमेश्वर ने मानसोल्लास नामक ग्रंथ की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया है? तो वो है खिलजी वंश, ऑप्शन ए। दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया और खिलजी वंश ने 1290 से 1320 तक शासन किया, यानी कि कुल मिला के 30 वर्ष। तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1412 ईस्वी तक शासन किया है। सैयद वंश के शासकों ने 1414 से 1451 ईस्वी तक शासन किया है और लोधी वंश ने 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन किया है। इस प्रकार खिलजी वंश के शासकों ने सबसे कम समय तक शासन किया है। क्वेश्चन नंबर 17, आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? तो उन्होंने इल्तुतमिश के अधीन सेवा नहीं की थी। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के अधीन अपनी सेवा प्रदान की। अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में आइन उल मुल्क मुल्तानी को मध्य भारत भेजा, जहां उसने मालवा पर विजय प्राप्त की। वह अपने अंतिम दिनों में दक्षिण विजय में व्यस्त रहा। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी? तो वो थी जोहर प्रथा, ऑप्शन सी। राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से
स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन हुआ। इसमें सभी राजपूत पुरुषों के युद्ध में मारे जाने के पश्चात किले में सभी स्त्रियां सामूहिक रूप से चिता में कूदकर अपनी जान दे देती थीं। सती प्रथा एवं बाल विवाह जैसी प्रथाएं यद्यपि राजपूतों के समय बढ़ी, तथापि यह पहले से चली आ रही थीं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो ये हेमचंद्र सूरी थे, ऑप्शन बी। हेमचंद्र सूरी मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में जैन धर्म का अनुयायी था। वह जय सिंह सिद्धराज के दरबार को सुशोभित करता था। जय सिंह सिद्धराज के दरबार को सुशोभित करता था। उसी से प्रभावित होकर जय सिंह सिद्धराज ने आबू पर्वत पर एक मंडप का निर्माण करवाया था और उसमें जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित करवाई थी, जो अनंतर एक जैन तीर्थ के नाम से जाना जाता है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। प्लासी का युद्ध, एक बार आप इन सबको देख लीजिए सूचियों को, हम सीधा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। नवाब की सेना का नेतृत्व राजद्रोही मीर जाफ़र, यार लतीफ़ तथा राय दुर्लभ ने किया, जिसके विश्वासघात के कारण नवाब की हार हुई। दूसरा है कलिंग का युद्ध। अशोक ने 261 ईस्वी में कलिंग पर आक्रमण किया। इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए तथा 50,000 बंदी बनाए गए। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के बारे में अशोक के 13वें बृहद शिलालेख से विस्तृत जानकारी मिलती है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। हल्दी घाटी 1576 में मुगल सम्राट अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें गौरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध प्रणाली के कारण उसकी जीत हुई। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे सूचियाँ दी हुई हैं, एक बार आप इसे ध्यान से देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर है। शेर शाह द्वारा निर्मित सड़कों में विशेष उल्लेखनीय सड़क लाहौर से लेकर सोनार गांव बांग्लादेश तक जाती है, जो सबसे लंबी थी तथा सड़कें आजम के नाम से जानी जाती है। प्रतीक मुद्रा मोहम्मद तुगलक ने जारी की थी। प्रतीक मुद्रा मोहम्मद तुगलक ने जारी की थी। आईने दहशाला पद्धति का संबंध अकबर की भू राजस्व व्यवस्था से है। आईने दहशाला पद्धति का संबंध अकबर की भू राज्य व्यवस्था से है। चहलगानी अमीर तुर्कान चहलगानी दल का गठन इल्तुतमिश ने किया था। क्वेश्चन नंबर 22, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपानह का उल्लेख किस संदर्भ में है? तो ये जूते के लिए है, पनही तथा उपानह। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही उपाहन का उल्लेख जूता के संदर्भ में प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 23, मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म किसे निर्दिष्ट करता था? तो ये सिक्के को करता था। दक्षिण भारत में मध्यकाल से 19वीं शताब्दी के बीच जारी सोने के छोटे सिक्के फड़म कहलाते थे। छोटे सिक्के जारी सोने के छोटे सिक्के फड़म कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 24, 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था, तो ये मक्के की खेती नहीं करता था, ऑप्शन डी। कृषि भारतीयों की जीविका का मुख्य आधार था। भारत की अधिकांश जनसंख्या कृषक ही थी। उर्वर भूमि एवं सिंचाई के साधनों की व्यवस्था के कारण यहाँ उपज बहुत अधिक होती थी। देश के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न फसलें बोई जाती थीं। 13वीं 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक गेहूँ, जौ, चावल, कपास, चना आदि की खेती करते थे, परंतु वे मक्के की खेती नहीं करते थे। इब्न बतूता के अनुसार किसान वर्ष में 3 फसलें काटते थे। धान, गेहूँ, ईख और कपास की खेती बड़े पैमाने पर होती थी। मक्का मुख्यतः पुर्तगाली लेकर आए थे। दक्षिण भारत में विभिन्न मसाले उपजाए जाते थे। मक्का मुख्यतः पुर्तगाली लेकर आए थे और दक्षिण भारत में मसाले उपजाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 25, मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टकिल पदनाम किनके लिए प्रयुक्त होते थे?
तो ये ग्राम मुखिया के लिए होते थे, ऑप्शन बी। भारतीय राजनीतिक विज्ञान एसोसिएशन के जनवरी मार्च 2004 अंक में विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन एंशियंट इंडिया शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित लेख के अनुसार प्राचीन समय में 600 एवं 1200 एडी के मध्य भारत में प्रशासन का केंद्र बिंदु गांव था। वैदिक साहित्य के अनुसार गांव का मुखिया ग्रामणी कहलाता था। उत्तर भारत में उसे ग्रामिका या ग्रामेयाका कहा जाता था। महाराष्ट्र में उसे ग्रामाकुत या पट्टकिल, कर्नाटक में उसे गमवुद तथा उत्तर प्रदेश में उसे महत्तर कहा जाता था। इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी लेखक दिनेश चंद्र सरकार में भी महत्तक को गांव के मुखिया या पंचायत बोर्ड के सदस्य के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ यह उल्लेख कर देना समुचित है कि डॉक्टर हरीश चंद्र वर्मा ने अपनी संपादित पुस्तक मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रथम खंड में महत्तर का इस प्रकार उल्लेख किया है। शिल्पकारों की श्रेणियों का उल्लेख अभिलेखों में भी मिलता है। इनके प्रधान महत्तर कहे जाते थे। संघ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी माना है। विकल्प बी का मतलब है कि ग्राम का मुखिया।